हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उस दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसे आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोर्ड एग्ज़ाम में आया था उसमें पहला क्वेश्चन था कि क्या कॉपर को HCl से क्रिया करता है कि नहीं। तो हमें पता है जो कॉपर होता है वो कम रिएक्टिव मेटल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। अतः कॉपर जो होता है तनु HCl में नहीं घुलता है और ना फिर ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। अतः उसमें हमें लिखना था कि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसीलिए जो कॉपर है वो तनु HCl में नहीं घुलेगा। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का मिश्रण रखना सुरक्षित है। तो हमें पता है जिंक इज़ हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए जब जिंक सल्फेट के नीले सॉल्यूशन को जब हम कॉपर सल्फेट नीले सॉल्यूशन को जब हम जिंक के पात्र में रखते हैं तो रिएक्ट कर जाता है और ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो CuSO4 + Zn एरो ZnSO4 + Cu। अतः जिंक सल्फेट के पात्र में हम लोग कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते। उसमें क्वेश्चन सेकंड आया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो किसी भी नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल जो होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जैसे उसमें कोई सोसी रिएक्शन है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन एक्टिवेट होते हैं। तो ऐसे नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए उन्हें दी गई निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो किसी भी नॉन एक्टिवेट मॉलिक्यूल को दी गई वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिसे पाकर वो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएं उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसमें क्वेश्चन आया था कि 600 केल्विन ताप पर एक रिएक्शन थी, उसका जो वेग स्थिरांक दिया था उसमें 1.6 10⁻⁵। तो कह रहा था 700 केल्विन ताप पर उसका वेग स्थिरांक निकालिए और साथ उसमें एक्टिवेशन एनर्जी दी थी 209 किलो जूल। तो उसको आपको सॉल्व करना, उसमें एक एक्सप्रेशन होता है आर्डिनल इक्वेशन, वो लगाना था। log K2/K1 = EA/203R ब्रैकेट में 1/T1 - 1/T2। तो आप मान रखते हैं log 10 K2/1.6 10⁻⁵ = 209, वो किलो जूल में था तो जूल में कन्वर्ट कर लेता। तो 209 × 10⁻³ R का मान लगा देते आप लोग 8.314 और ब्रैकेट में 1/600 - 1/700। जब इसको सॉल्व करते हैं तो log K2/K1 का मान तो रखा ही है इसमें 1.6 × 5। तो जो ये वैल्यू है वो लास्ट में वैल्यू निकल के आती है शायद 6.24 10⁻³ 3। तो जो K2 का मान है वो 6.24 10⁻³ निकल के आएगा इसमें। तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें दो कॉम्प्लेक्स दिए थे। पहला था, दोनों निकल के कॉम्प्लेक्स थे, एक था हेक्सा एक्वा निकल सेकेंडाइन, इट इज़ ए ग्रीन कलर, एंड दूसरा था टेट्रा साइनोनिकलेट सेकेंड, इट इज़ कलरलेस। तो जो रंग की व्याख्या होती कॉम्प्लेक्सों में वो करते हम CFT के द्वारा। तो जो H2 होता है वो होता है वीक फील्ड लिगांड, तो उसमें जो इसमें भी D8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उसमें भी D8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो इसमें जो D8 आएगा कॉन्फ़िगरेशन, उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो H2O का कॉम्प्लेक्स था उसमें DD संक्रमण पॉसिबल होगा, बट जो टेट्रासाइनोनिकलेट आयन है उसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, इसलिए उसमें वो DD संक्रमण नहीं होगा। जो DD संक्रमण नहीं होगा तो हमें पता है जो निकल साइनो कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस होगा और जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है निकल का वो कलरफुल होगा। सेकंड क्वेश्चन था उसमें एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स था, वो कह रहा था वो पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय है और ये एक सेम दिया था टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड, ये कह रहा था ये डाई मैग्नेटिक है। तो जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स था उसमें D3 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। जो D3 कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो जब उससे हम भरेंगे तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक करैक्टर शो होता है VBT के द्वारा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा। तो D3 कॉन्फ़िगरेशन में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उसका चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा 3.91 BM। बट टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड का D8 कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा उसमें D8 में आपको पता है साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है। तो चारों उसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो उसमें क्या होगी, पेयरिंग होगी, तो उसमें 4 पेयर बन जाएंगे। तो उसमें DsP2 संकरण आएगा। तो DsP2 संकरण आने के कारण वो जो है वो आपका सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे D8 के
4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो जब पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो मूवमेंट 0 हो जाएगा, तो इसका म्यू का मान 0 निकलेगा और इसका 3.91 निकलेगा। इस प्रकार से जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स था वो पैरामैग्नेटिक था और जो निकल का कॉम्प्लेक्स था वो कैसा था, डाईमैग्नेटिक। चौथा क्वेश्चन उसमें आया था फ्रक्टोज की संरचना। तो फ्रक्टोज जो होता है हमें पता है, फ्रक्टोज एक कीटोज होता है जबकि ग्लूकोज एल्डोज होता है। तो फ्रक्टोज में संरचना होती है फ्यूरानोज, फ्यूरान जैसी, तो ऊपर ओ होता है और फ्रक्टोज की संरचना क्या, फ्यूरानोज बनाएंगे हम लोग। तो ओ यहाँ एक कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन, और इसमें हम ओ से जोड़ देंगे। ऊपर लग जाएगा आपका OH CH2OH, दूसरे नंबर पे OHH, तीसरे पे HOH और चौथे पे नीचे H और ऊपर CH2OH। तो ये जो संरचना होती है वो होती है फ्यूरानोस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फिर उसमें था कि ग्लूकोज की 3 रासायनिक समीकरण बताइए। तो हमें पता है ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म ए ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज जो होता है ब्रोमीन वाटर जल से क्रिया करके बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। दूसरी आप रिएक्शन दिखा देते, ग्लूकोज रिएक्ट विद टॉलन रीजेंट टू फॉर्म ए ग्लूकोनिक एसिड। एंड जैसे ग्लूकोन CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 CH2OH, एरो पे Ag2O, उधर बना है COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और नीचे CH2OH। ग्लूकोज रिएक्ट विद NaHG, सोडियम अम्लम से क्रिया करके क्या बनाता है, सार्बिटॉल। तो ग्लूकोज का रिडक्शन होता है सार्बिटॉल में। तो CHO CHOH का होल 4 CH2OH, एरो पे NaHG, उधर बनता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, नीचे CH2OH। तो ग्लूकोज का ऑप्शन करा देते आप लोग, ब्रोमीन जल से क्रिया दिखा देते और ग्लूकोज की क्रिया टॉलन या फेलिंग सॉल्यूशन दिखा देते। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 5 देख लिया। थैंक यू।